आजादी। आज पूरे 78 साल पूरे हो चुके हैं आजादी को। जो आजादी आज हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आज हम स्वतंत्र हैं, जिस तरीके से आज हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, क्या 78 वर्ष पूर्व भी भारत ऐसा ही था? नमस्कार, मेरा नाम नीलेश है और स्वागत है आप सभी का सीमाली सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं ले चलता हूं आपको आज से 78 वर्ष पूर्व और देखते हैं कि किस तरीके से हमें आजादी मिली है, किस तरीके से हमें ये जो आज स्वतंत्रता दिखाई देती है उसका स्वरूप कैसा था और क्या क्या हमें मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या हमें आंदोलन करने पड़े, उसके बारे में बहुत शॉर्ट में जानेंगे। कहानी शुरू होती है ब्रिटिशर्स के भारत आ जाने से, जब जहांगीर ने विलियम हॉकिंस का स्वागत किया और स्वागत करने के साथ ही हॉकिंस ने अनुमति मांगी कि हम भारत में आकर अपना व्यापार करना चाहते हैं। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी कि ब्रिटिशर्स पहले भारत को देखना चाह रहे थे, इसीलिए हॉकिंस के आ जाने के लगभग 4 या 5 साल बाद उन्होंने किसी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। जब हॉकिंस से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में अंग्रेजों ने लगातार अपना व्यापार बढ़ाया, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से एक चार्टर लेके आए थे और ब्रिटेन की महारानी ने एक कंपनी को, जैसे कि आज टाटा रिलायंस सब है, उस तरीके से ब्रिटिशर्स की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एक नोटिस दे दिया था या कहें कि एक स्टाम्प दे दिया था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन करेगी। तो ये तो कहानी थी कि ये ब्रिटिशर्स आए भारत में और आने के साथ में जहांगीर से मुलाकात की, लेकिन जब इन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो यहाँ पे देशी राजाओं की और केंद्र की यानी कि दिल्ली की और समानांतर सभी राज्यों की आपस में जो मतभेद थे उनको ब्रिटिशर्स ने जाना और इसी का फायदा लेते हुए रॉबर्ट क्लाइव गया शाह आलम के पास और शाह आलम के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें बंगाल में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। क्यों? क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था
और बंगाल का शासक होने के साथ में उसने कुछ नियम बनाए। लेकिन ब्रिटिशर्स जिन्हें कुछ फायदे दिए जाते थे, और ये जो फायदे थे कुछ ही ब्रिटिशर्स के लिए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स सभी जो भी छोटे मोटे व्यापार करते थे, जो भी व्यापारी थे ब्रिटिशर्स, वो सभी इस चीज का नाजायज फायदा उठाते थे। इसलिए सिराजुद्दौला ने इनके नाक में दम कर रखा था। तब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि यार अगर हम जब तक अपनी टेरिटरी नहीं बनाएंगे, हम स्वयं प्रशासन नहीं संभालेंगे, तब तक हमारा यहाँ पे लगातार नुकसान ही होगा। इसलिए ये शाह आलम के पास जाते हैं, और शाह आलम के पास जाने के बाद में वहां बंगाल की दीवानी मांग लेते हैं, यानी कि वहां के दीवान बन जाते हैं। दीवानी जब इन्होंने मांगी तब शाह आलम ने इनको स्वीकृति दे दी थी। तो अब डायरेक्टली ये हो गया कि जो टैक्स किसानों से ब्रिटिशर्स लेते थे और ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को देते थे, और सिराजुद्दौला जो शाह आलम को दिया करता है, तो मुगल अधिकारी था उस समय, दिल्ली में बैठा हुआ था। अब सिराजुद्दौला वहां से हट गया और किसानों से लिया हुआ टैक्स ब्रिटिशर्स लेते हैं, और ब्रिटिशर्स डायरेक्ट किसको दे देते? शाह आलम को दे देते। तो ये प्रोसेस लगातार बन गया। अब जब ये प्रोसेस पूरा बना, तब लगातार सिराजुद्दौला और मीर जाफर ये सभी आंदोलन कर ही रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर हमें यहाँ पर स्टेबल रहना है, क्योंकि हमें शाह आलम से पहले ही दीवान मिल चुके हैं, दीवानी मिल चुकी है, तो अब हम इनको यहाँ से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सिराजुद्दौला के पास में सैन्य ताकत नहीं थी, तो सिराजुद्दौला ने प्लासी का बैटल किया, जहां पे एक तरफ सिराजुद्दौला था और एक तरफ क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। मीर जाफर को यह लालच दिया गया कि अगर तो मेरे साथ मिल जाता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है, ये ब्रिटिशर्स ने कहा मीर जाफर को कि तो हम तुम्हें जो सिराजुद्दौला का नवाब जो है, वो नवाब का पद तुझे दे देंगे। इसलिए मीर जाफर इसमें न्यूट्रल रहा और सिराजुद्दौला की वहां पर मौत हो जाती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय इतिहास में, जहां पर उन्होंने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। जब ये सभी हुआ तो लगातार युद्ध चलते रहे, लगातार उनका एम्पायर फैलता रहा, और ब्रिटिशर्स का लगातार बहुत बड़ा एम्पायर फैल जाने के बाद में एक ब्रिटिशर्स का शासक आता है, उसका है लॉर्ड डलहौजी नाम। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिसमें एक प्रमुख थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सुपरमेसी, और ये भी बहुत सारी की पॉलिसीज थी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी नीति थी उसकी, जब यानी कि हड़प की नीति। इसमें होता एक्चुअली ये था कि जो शासक है, उस शासक का अगर कोई खुद की संतान नहीं है, तो वो किसी को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है झांसी में, जहां लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के लिए लड़ती है और लक्ष्मीबाई को वहां से हटा दिया जाता है। तो ये उठ चुके थे, सारे लोग परेशान हो चुके थे, और परेशान होने के साथ में ही 1857 का सिपाही विद्रोह हमें देखने को मिलता है। जब 1857 का सिपाही विद्रोह होता है, तो देशी राजाओं के सहयोग से ब्रिटिशर्स एक बार जीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी नींव हिल जाती है, यानी कि उनकी जड़ें हिल जाती है। अब ब्रिटिशर्स को भारतीयों से खतरा होने लगा, और साथ में ही भारतीय ये सोचने लग गए कि यार हम अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन बेटर होता, तो हम हो सकता है कि 1857 में जीत जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन बेटर नहीं होने के साथ में हमें बहुत डिसअपॉइंटेड ये रहा, और एडवांटेज ये रहा कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन भारतीयों को ये लगने लग गया कि यार थोड़ी मेहनत की जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। उसी के लिए 1885 में एओ ह्यूम के निर्देशन में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इस कांग्रेस में वो सभी शासक, या शासक तो नहीं कहूंगा, वो सभी नेतागण शामिल थे, या वो सभी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे जो भारत की आजादी में लगे हुए थे। ये प्रेशर कुकर इस तरीके से फटा कि जो भारत की स्थिति थी उसमें अब एकता दिखाई देने लगी। जब एकता दिखाई देने लगी, तो अब नेहरू जी और सभी कांग्रेस के शासक, कांग्रेस के सभी नेता कहने लगे कि अब हमें स्वराज न देके पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। ब्रिटिशर्स भी अब भारतीयों को जानने लग चुके थे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा तो ठीक है, हम तुम्हें पूर्ण स्वराज दे देंगे, क्योंकि तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमारी सहायता की, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी सहायता की, और हमारी शर्त भी यही थी कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोचेंगे कि तुम्हें पूर्ण स्वराज दे दें। एक काम कीजिए अब कि आप सब मिलके, यानी कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, या कांग्रेस के जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, या जो भी शासक हैं, आप एक काम कीजिए कि सभी मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, तो हम आपको स्वतंत्रता देने के लिए सोच लेंगे। तो 1930 में, क्योंकि ये 21 दिसंबर 1929 में हुआ था, इसलिए कहीं कहीं इसको 1930 में भी गिना जाता है। तो 31 दिसंबर
1929 को, तो इसको 1930 में भी गिना जाता है। तो हुआ एक्चुअली ये था कि ये सभी कमेटी, कांग्रेस की कमेटी लाहौर में अधिवेशन करती है और मोतीलाल नेहरू के निर्देशन में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम ब्रिटिशर्स का जो है उसमें उसकी कुछ छवि दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सिलसिला चला। लेकिन 1930 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उस कमेटी में जो मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उसमें एकता नहीं स्थापित की गई या नहीं की जा सकी। बस ब्रिटिशर्स को चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। और ब्रिटिशर्स जानते थे कि ये सभी भारतीय अगर एक भी टेबल पे बैठ जाएंगे ना, तो ये सभी एक मत तो हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये चाल चली कि 1930 में आप एक ड्राफ्ट बना दीजिए और हमें दे दीजिए, अगर आप सभी की एक पूर्ण सहमति होगी तो हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 130 में वो प्रारूप पूरा नहीं हो पाया, तो लगातार विद्रोह होते हैं और हम इसमें बहुत सारे विद्रोह देखते हैं। अलग अलग जगह पे साइमन कमीशन को वापस भेजना हो या किसी और तरीके असहयोग आंदोलन हो गया हो, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सबकी छवि बदल दी। 1942 का वो वर्ष था जहां पर एक अहिंसावादी हिंसक के रूप में देखा गया। हम किस तरीके से ना कहें, जब गांधी जी ने यह कह दिया कि करो और मरो, यानी कि अब आपको भाई हम इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको या तो करना है या फिर मरना है, तो हम अहिंसावादी उन्हें कैसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अहिंसा तो उनके पूरे जीवन में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हिंसा का भाव आ गया, क्योंकि वो खुद परेशान हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर इतना इरिटेट हो जाए ना, तो बेसिक सी बात है, उसमें कहीं ना कहीं कितना भी सॉफ्ट कॉर्नर हो, उसमें हार्डनेस आई जाती है। अलग अलग जगह पे असहयोग आंदोलन के साथ साथ में ही जब लगातार क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया था कि ब्रिटिशर्स को यह सोचना पड़ा कि अब हमें भारत से जाना ही पड़ेगा। और इसके साथ में ही 3 जून की एक माउंटबेटन की योजना आती है। इस योजना में यह कहा गया कि हम आपको अगस्त में स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन डेट अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि किन राजाओं को किस तरीके से बनना है, कहां रहना है, इसका निर्णय वो स्वयं करेंगे। तो इस तरीके से ये जो ड्राफ्ट था, माउंटबेटन ड्राफ्ट था, वो तैयार किया गया और अंग्रेजों ने अब ये सोच लिया कि अब हमें जाना ही है। उसके साथ में ही भारत के 2 टुकड़े किए गए। हम जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, इस तरीके से भारत के 2 टुकड़े किए गए और भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं, उसमें देशी राज्यों की रियासतें, जिसमें यह शर्त थी कि 1 करोड़ से अधिक जो आय वाले हैं उनको हम समय देंगे, उनको हम ये कहेंगे कि आप सोच लें कि किस तरीके से आपको कहां जाना है। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि देखिए, उस समय 527 रियासतें थी और 500 रियासतें में छोटी बड़ी करके अब उसमें एक प्रश्न आ गया कि स्वतंत्रता तो मिल रही है 15 अगस्त को, लेकिन स्वतंत्रता किसे मिल रही है? भारत को मिल रही है या 527 देशी रियासतों को मिल रही है? इसलिए यह निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ से कम आय वाले जितने भी राज्य हैं, जितने भी देशी रियासतें हैं, वो इस भारत के विलय पत्र के साथ में ही भारत में विलय हो चुकी है। अब जो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले क्षेत्र थे, उनको ये सोचना है कि आपको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। इसके साथ में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत का नई नई आजादी हुई थी, तब ये डिसाइड तो हो ही रहा था कि कौन कौन शासन करेगा, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, लेकिन इस देश को हम चलाएंगे कैसे। इसलिए भारत की आजादी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, इस संविधान सभा का निर्माण किया गया और इस संविधान सभा ने विभिन्न सारे जी संविधान जो थे उसका अध्ययन करके भारत का खूबसूरत सा संविधान बनाया। इस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के साथ में 6 अन्य और लोग थे, जिनकी अहम भूमिका थी कि इन कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करें। पहले थे के.एम. मुंशी, सेकंड मोहम्मद सादुल्ला, फिर अल्लादी कृष्णवय्यम अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र। इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि इनकी हेल्थ सही नहीं थी, जिसमें एन माधव राव ने अपना पद संभाला। उसके बाद थे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार से बी.आर. अंबेडकर के साथ में 6 अन्य और लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसमें बी.एन. राव
इस असेंबली के मुख्य एडवाइजर रहे। लेकिन अब बारी थी भारत के संविधान के उद्देशिका की। 26 नवंबर का वो दिन था और उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की उद्देशिका का संविधान सभा में वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतीकाष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस संविधान को लिखेगा कौन? इतने बड़े संविधान को क्योंकि यूनिक बनाना था तो उस समय इसको लिखेगा कौन? तो एक व्यक्ति सामने आते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो इसको पूरा अपने हाथों से लिखते हैं और उसके साथ में ही जो ये खूबसूरत सी पेंटिंग है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साइड साइड में देखते हैं, तो वो सारी नंदलाल बोस के निर्देशन में पूरी हुई। और नंदलाल बोस ने हर एक पेज पर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और किस तरीके से सहिष्णुता भारत में रही है उसको पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संजोया है। तो ये थी भारत के अब तक के बनने की कहानी, जो मैंने आपको बहुत 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 शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, हम इसको 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आपको जानना, वो साझा करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ में ही मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला कि वर्तमान जो हम भारतीय फ्लैग देखते हैं, भारतीय झंडा देखते हैं, उसका निर्माण किसने किया? और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान का निर्माण किसने किया? आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ में ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।